अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इंग्लिश के मुतालिक काफ़ी स्टूडेंट सवाल कर रहे थे, तो मेरी कुछ मसरूफियात थी। कल जो है संडे को भी सैटरडे को भी, सो डेट्स आई एम अ लिटिल बट लेट बट नॉट इनफ। सो मैं वीडियो बनाने लगा। इंशाल्लाह ताला आप इंग्लिश की बुक भी पकड़ लें, इंग्लिश की ग्रामर कंपोजिशन नई वाली अपनी पकड़ लेनी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को शेयर भी करना है। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है 03434456 जिसकी 400 फीस है। वो पे करके आप ऐड हो जाएं तो आप 10 तक इसी ग्रुप में रहेंगे और दौरान एग्ज़ाम आपको घर बैठे गेस्ट मिलते रहेंगे और भी बड़ी सी रहनुमाई इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। सो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बेटा मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूंगा। सो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव का कोई गेस नहीं होता। दीज आर ओनली आपकी ग्रामर है, आपका अपना सेंस है। आपने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वर्ब वाला, वो आपकी नई ग्रामर का जो पेज नंबर है 114, वहाँ पे आप आएंगे तो ये देखिएगा, ये आपको नज़र आ रहा है वर्ब। यहाँ से सेंटेंसेस आपको आते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे सामने लिखा हुआ है शी लव हर कैट वेरी मच, आपने लव्स लगाना है। इसी तरह लिखा हुआ है गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड, तो ये अक्सर पेपर में आया होता है। ये 3-4 पेजेस है तकरीबन 114 से 119 तक 5 पेजेस है। यहाँ से आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें तो आपके 5 नंबर आ जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है बेटा जी स्पेलिंग का। एज यू नो उसका भी कोई गैस नहीं होता, वो पूरी बुक से कहीं से भी 4 वर्ड्स पूछे जा सकते हैं, ये आपकी रीडिंग पर डिपेंड करता है। तीसरा सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में आपकी टेक्स्ट बुक की ग्रामर एक्सरसाइजेस है, दोनों लास्ट वाले क्वेश्चंस। तीसरे क्वेश्चन में आपको वर्ड का सिनोनियम्स और एंटोनियम पूछा जाता है, वो आप तमाम एक्सरसाइजेज के सिनोनियम्स कर लें। इसके अलावा जो आपकी टेक्स्ट बुक होती है, टेक्स्ट बुक में जो ग्लॉसरी होती है आपके, मिसाल के तौर पर ये वाला देखिए यूनिट 1 है तो इसकी ये जो ग्लॉसरी है, यहाँ पे ये देखिए वर्ड दिया हुआ है अनपैरेलल्ड और इसका है अनमैच्ड। इसी तरह जो है ट्रॉपिकल दिया हुआ है तो इसका मीनिंग है वेरी हॉट। ठीक है, ये यहाँ से आप कर लें। सेटिस्फेक्शन के लिए करना तो वो कहीं से भी वर्ड दे सकते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन आपका ग्रामेटिकली आता है, तो वो भी आप अपनी बुक की एक्सरसाइज में जाएं और तीनों रिव्यूज़ की एक्सरसाइज में जाएं तो आप रट्टा लगा सकते हो। अगर आप उसको समझ के करोगे तो वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। लेकिन साड़ी कौम समझ के तराजी है ही नहीं। मिसाल देता हूँ मैं आपको कि आप नोन समझे कि नोन की कौन सी इकसाम होती हैं, उसके बाद समझे कि जेरेंट है, उसके बाद इन्फिनिटिव है, उसके बाद एडवर्ब है, उसके बाद फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशन मोस्टली 10th में आती है, 9th में नहीं आती। 9th में ज़्यादातर आ जाएगी क्या उसे कहते हैं इन्फिनिटिव है या जेरेंट है, या उसके बाद नॉन की इकसाम है, उसके बाद एडवर्ब है। ये चीज़ें आप समझ के जाएंगे तो बेहतर होगा। रटा तो ये है कि जो आप बुक से याद करके जाओगे या अप टू डेट से तैयार करोगे तो आ गया तो आ गया, नहीं तो फिर पावला बहरहाल चले कोई बात नहीं। चलते हैं आपके सब्जेक्टिव की तरफ। तो सब्जेक्टिव में आपका सबसे पहला क्वेश्चन होता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। आपके 12 यूनिट्स हैं, 12 यूनिट्स में से 8 आपको शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और मैं बताता चलूँ कि आपका जो यूनिट नंबर 1 है उसका आपने करना है क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 और 6। दूसरे यूनिट में से 1 2 और 4, तीसरे में से 1 2 4 5, चौथे में से 2 3 4 6 और 7। इसी तरह 5 में से आपने टेक्सचुअल जो है, टेक्सचुअल से मुराद है मिसाल के तौर पे अगर मैं 5वां चैप्टर खोलूँ तो ये 5वां चैप्टर जो है आपके चूँकि समरी है, ठीक है बेटे, तो समरी का टेक्सचुअल आपको पता होगा वो क्या बनता है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये समरी है और ये जो क्वेश्चन आपका बनता है हाउ डू द पोइट फील द कंपनी ऑफ डैफोडिल्स, ये टेक्सचुअल है। ठीक है जी। इसके अलावा इसी की एक्सरसाइज में जाएं तो इसका 3-5। यूनिट नंबर 6 का में आप करेंगे 1 2 3 5, 7 में से 1 3 4 6, 8 में से 1 2 3, 9 में से टेक्सचुअल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और एक्सरसाइज का 1 2 4 5। यूनिट नंबर 10 में टेक्सचुअल का 2 3 और एक्सरसाइज का 1 3 4 6। यूनिट नंबर 11 में एक्सरसाइज के पहले पांचों क्वेश्चंस आपने करने हैं। और यूनिट नंबर 12 के आपने टेक्सचुअल का 2 4 और एक्सरसाइज का 1 3 और 4। मैं यहाँ बताता चलूँ कि आपका यूनिट नंबर 1
मच इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। आपका यूनिट नंबर 3 मच इम्पोर्टेंट है, यूनिट नंबर 4 मच इम्पोर्टेंट है, 6 मच इम्पोर्टेंट है, 7 मच इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद आपका यूनिट नंबर 9 मच इम्पोर्टेंट है और 11 मच इम्पोर्टेंट है। इनमें से कंफर्म है क्योंकि 8 यूनिट में से आपको क्वेश्चन आने हैं, ये तो श्योर है, 12 में से तो आने नहीं है। ठीक है जी, मे भी 7 में से आधे किसी में से वो 2 क्वेश्चन दे सकता है। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की बात करें, जो आपका सवाल नंबर 3 है, याद रखिएगा आपके 3 रिव्यूज है 4 यूनिट की। ठीक है जी, ये आप देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। बेटा ये आप देख रहे हैं, ये पहला रिव्यू है, ये दूसरा रिव्यू है और ये तीसरा रिव्यू है। अभी तक जो पैटर्न चल रहा है वो यही है कि एक पैराग्राफ पहले रिव्यूज़ की यूनिट से, एक दूसरे से, एक तीसरे से जनरली आ रहा है। तो पहले रिव्यू के अंदर जो इम्पोर्टेंट यूनिट है जिसमें से बहुत बार सेंटेंस तर्जमा आ रहा है वो यूनिट नंबर 1 है, दूसरे में यूनिट नंबर 6 है और तीसरे में यूनिट नंबर 11 है। तो ये 3 यूनिट्स आप कंप्लीट कर लें। इसके अलावा भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ निकाले हैं। 2 का 1 to 3 है, 3 का जो है वो लास्ट वाले जो 2-3 पैराग्राफ है वो कर लें। 4 का 1, 3, 6 पैरा, यूनिट नंबर 6 का 1 to 4, यूनिट नंबर 7 का 1, 4, 6, 7, 8 और 11, चूँकि बड़ा लेंथी चैप्टर है ये ब्लू मस्जिद वाला। यूनिट नंबर 9 भी काफ़ी लंबा चैप्टर है, वो हीरा वाला। इसका भी आपने 1, 4, 5, 6, 7 और 8 और 9 करने हैं। यूनिट नंबर 10 में आपने इसका 1, 3, 5 करना है। इसी तरह यूनिट नंबर 12 में जाएंगे तो इसका 1 to 5, 7, 9, 10, 11, क्योंकि इसमें से भी पैराग्राफ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आप आ जाए समरी। तो मैं आपको रिक्वेस्ट शुरू से कर रहा हूँ कि 2 समरीज हैं, डोंट आस्क अबाउट देम, दोनों की दोनों अच्छे तरीके से याद करो, लिखो, गलतियाँ निकालो, प्रैक्टिस करो, कोई भी समरी आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आ जाए आप यूनिट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है जुमले बनाना। देखिए बेटे आपको 8 सेंटेंसेज आएंगे, 8 वर्ड्स आएंगे और जो आपने से उन 8 में से आपने 5 करने हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका जो यूनिट नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज में जाएं तो आपको ये सेंटेंसेज मिले नजर आएंगे। यूज द फॉलोइंग वर्ड इन योर सेंटेंसेज। ये है सेंचुरी है, कन्क्वेस्ट है, इन्फ्लुएंशियल है, डिटर्मिनेशन, डेलीगेशन, क्वाइटली, अर्ज एंड इग्नोरेंस। सबसे पहले तो आप जो एक्सरसाइज में वर्ड है ना वो सारे याद कर लें। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए रट्टा नहीं लगाना। इसको आप खुद भी नहीं भी आता तो आप जुमला सोच के बना सकते हो। जुमला शॉर्ट सा बनाना है, जुमले के अंदर 3 वर्ड होंगे तो आपको जो है ना नंबर मिल जाएगा। एक पॉइंट बताता हूँ, चलो ये जुमला नहीं लिखना कि अर्ज का लफ्ज आ गया तो आप आई नो द मीनिंग ऑफ अर्ज। हाँ, ये एक अगर 5 सेंटेंसेस में एक की जगह पे एक में ये जुमला आप लिखोगे तो आपका नंबर मिलेगा, लेकिन 5 में आप ये करोगे तो आपको 0 मिलेगा। उसके अलावा ये वर्ड आप देखो, आप लेटर्स याद करते हो, स्टोरी आप उसके बाद अपनी कॉम्प्रिहेंशन देखना है, ट्रांसलेशन देखनी है, कहीं ना कहीं पूरे डाटे से आपका सेंटेंस निकल सकता है। सिर्फ आपने पेपर में बैठ के गौर करना। और बाज़ दफ़ा बल्कि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आपका सेंटेंस का जो जुमला है, आपके वर्ड का जो जुमला है वो आपके पेपर में पड़ा होता है 2 से 3 जुमले, लेकिन आप गौर ही नहीं करते। आप कहते हो यार ऐसा अनुवाद ही नहीं, छड़ के आ जाते हो, छड़ के तुसी पेपर में नहीं आना। उसके बाद आ गया आप क्वेश्चन नंबर 6 जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है लेटर का। तो 15 लेटर्स हैं जिनमें से मैंने आपके लिए निकाले हैं 7 लेटर। दुआ गो भी हूँ कि इनमें से लेटर आ जाए। लेटर नंबर 1, 2, 4, 6, 10, 12 एंड 13, ये 7 लेटर्स आपने करने हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसमें से लेटर आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 आपका कॉम्प्रिहेंशन। 25 कॉम्प्रिहेंशन है बेटा, 10 सेट 1 के और 15 सेट 2 के। तो सेट 1 में ऐसे जो हैं आपने करने हैं 1, 2, 3, 4, 9 और 10, यानी मैंने आपको 6 दिए हैं। और दूसरे में 15 है, उसमें से मैंने आपको दिए हैं कॉम्प्रिहेंशन नंबर 2, 4, 5, 8, 11 और 13। यहाँ से भी मैंने आपको 6 निकाल के दिए हैं और दुआ गो हूँ कि इसमें से आ भी जाए। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 जिसपे बड़े स्टूडेंट को कंसर्न है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बेटा 12 टेंसेज हैं जिनके एक्टिव वाइज भी हैं, पैसिव वाइज भी हैं। अगर हम एक टेंस के 30 सेंटेंस भी लगाएं तो 24 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 24 जो है वो 3, 72, तो तकरीबन 700-800 जुमला बनता है। 700-800 जुमला याद करोगे
तो आपको 8 जुमले आएंगे, उनमें से 5 आपने करने हैं। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी टफ जॉब। अगर तो आपको टेंसेज आते हैं तो फिर इस सवाल आप कर सकते हो, नहीं आते तो इस सवाल को आप छोड़ दें। हाँ, पुराने पेपर ले लें जो अप टू डेट में पुराने आए हैं सेंटेंसेज, वो आप कर लें। जहन को तशफ़ी हो जाती है कि मैंने तैयारी कर ली है, वरना इसका भी कोई गैस नहीं है ना, मैं इसका गैस आपको दूंगा, क्योंकि वो जस्ट एक यार बेतुका सा गैस है। गैस अगर चाहे टोटली तुक्का है, लेकिन यहाँ पे टोटली तुक्का यार। कहाँ 24 एक्सरसाइजेज में से हम आपको 20-30 जुमले निकाल के दें। तो अगर आपको टेंसेज आते हैं तो इन पर फोकस करें, नहीं टेंसेज आते तो इसको जो जुगाड़ लगा के आप कर सकते हैं कर लें, वरना इसको आप इग्नोर कर दें। टेंसेज नहीं आते तो ये जुमले आपके जुगाड़ से ही सही होने हैं, अदरवाइज सही हो नहीं सकते। लास्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है चेंज द वाइज, एक्टिव पैसिव वाइज। तो आप अपनी ग्रामर खोलेंगे, उसके पेज नंबर आएंगे आप 119 पे। ये आपको लिखा नजर आएगा एक्टिव एंड पैसिव वाइज। ठीक है बेटे, इसमें टोटल आपकी बुक में 30 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये 20 जो है अनसॉल्व्ड हैं, शी लाइक्स एप्पल्स, और 10 जो है वो सॉल्व्ड है। आपने ये 30 के 30 रट लेने हैं, क्योंकि अभी तक बोर्ड का जो पैटर्न नजर आ रहा है वो ये है कि 95% चांसेस हैं, बल्कि चांसेस नहीं, यकीन होता है कि इसी ग्रामर से 5 जुमले आते हैं, एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। 5 में से 3 या 4 कन्फर्म है एक्टिवाइज होते हैं, मतलब शी लाइक्स एप्पल्स, तो एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। ठीक है जी, शी इज क्लाइंबिंग द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय हर या हिम, जो भी शुरू में ही या शी होगा उसके अकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपने उसकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगानी होती है। सो इसके बारे में मैं गैस नहीं दे रहा। देखिए, मैं जो हूँ ना एक प्रैक्टिकली 9-10 को डील करता हूँ। मैंने इधर उधर से चीज़ें उठा के आपको कॉपी पेस्ट करके नहीं बेटा देना होता। मेरा जो समझ है, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को डील करता हूँ, वही आपको भी डील करता हूँ। एंड एक्सपीरियंस मैटर अ लॉट। तो मैं आप लोगों को जो गाइड करता हूँ वो प्रैक्टिकली चीज़ों से, प्रैक्टिकली ग्राउंड है मेरे पास। ये ऐसी हवा में मैं तीर नहीं चला रहा कि बस इधर से चीज़ें सुनी, उधर से सुनी, उससे बुक पकड़ी, उससे पकड़ी। मैं इंग्लिश बेसिकली खुद डील भी करता हूँ, इसको टीच भी करता हूँ। सो आई नो कि इंग्लिश के अंदर कौन सी चीज़ आ सकती है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ के मतलब बच्चों को बताना है कि इसमें से कुछ अहम कर लें, और कौन सी चीज़ के मतलब कहना है कि भाई इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई चीज़ में अहम या गैर अहम नहीं है, इसको मुकम्मल करें। सो आप लोग इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि इंग्लिश का पेपर अच्छा हो जाए। और लास्ट पे मेरी गुजारिश सुनिएगा, ये जो गेस होते हैं ना बेटा, ये जस्ट एक्सपीरियंस है, दे आर नॉट श्योर। मुझे अक्सर क्वेश्चन करते हैं, सर जी आपके गेस 100% आएंगे। बेटा 100% एक ही चीज़ है जब आपको क्वेश्चन पेपर सामने आता है। गेस सिर्फ एक तजर्बा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10th में भी दिए हैं, पिछले साल भी दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे गैस काफ़ी कामयाब होते हैं, मतलब कि तजर्बा है ना बेटा। मुझे 20-22 साल हो गए इस फील्ड के अंदर और पढ़ाते हुए। ये यूट्यूब का जो है ना, वो पंजाबी कह लो, चस्का कह लो, या कह लो यार कि एक बस एक आदत बन गई है कि आप लोगों के साथ काम करने की। तो उससे पहले मैं बिल्कुल आज़ाद था अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी यकीन करिएगा, आज पूरा दिन क्वाइट बिजी गुजरा है। सुबह से लेकर अब तक एक सिंगल सेकंड भी मैं लेट नहीं सका उठने के बाद। सुबह वर्क बहुत ज़्यादा था, क्योंकि कल और परसों का दिन मैंने मुख्तलिफ कामों में गुजारा, तो आज बहुत वर्क करके इस वक्त मैंने सारा डाटा रेडी करके निकाल के आप लोगों के साथ वीडियो बनाई है। तो कोशिश करूँगा तहरीरी फॉर्म में भी आपके साथ शेयर करूँ। बस आपने मेहनत करनी है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना है। अल्लाह ताला की रहमत आपके साथ है, वालिदैन की दुआएं आपके साथ है, हमारी दुआएं, हमारा प्यार आपके साथ है। आप लोगों ने सिर्फ हिम्मत दिखानी है, कॉन्फिडेंस शो करना है, और कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बनेगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।